हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैगजीन कर रहे थे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। डार्क नेट रिसेंटली क्या है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने कंट्री का फर्स्ट डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को अरेस्ट किया है, जो क्या कर रहा था, इलीगली जो नारकोटिक्स होती हैं, ड्रग होते हैं, उन्हें इलीगली क्या कर रहा है, ट्रैफिक कर रहा था। ठीक है। रिसेंटली द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अरेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव हु एलिजिबली शिप्ड हंड्रेड्स ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग पार्सल्स अब्रॉड। ठीक है। तो नेशनल, पहले हम पढ़ लेते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है क्या। देखो, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1986 में अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसका एक्ट का काम क्या है कि अगर कोई भी इलीगल ट्रैफिकिंग करता है किसी भी नारकोटिक ड्रग्स की, तो उस पर क्या करता है, पेनल्टी लगती है। ये एपेक्स बॉडी है जो लॉ को इन्फोर्स करती है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस इन इंडिया। ये कोऑपरेशन में काम करते हैं किसके साथ, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जीएसटी के साथ, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, सीबीआई दैट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, और भी कोई जो इंडियन इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन सबके साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द पर्सनल ऑफ इंडिया ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिससे क्या है हम ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइट कर सकें। ये मॉनिटर करता है इंडिया के फ्रंटियर्स को टू ट्रैक डाउन पॉइंट्स जहाँ पे स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ये नेशनल, जिसका जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा ये एफिलेटेड किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। डार्क नेट क्या होता है, तो उसको डार्क वेब भी बोलते हैं, जो मेनली जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है उससे असेस नहीं होता। सपोज करो आप गूगल पे अगर इनको बारे में लिखोगे तो ये असेस नहीं होंगे, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, डार्क वेब। डार्क नेट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच कैन नॉट बी असेस थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, जो नॉर्मल ब्राउजर्स होते हैं उनसे असेस नहीं होते। ये जनरली जो यूज़ करते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जिस वजह से क्या है कि इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं ये उनको इनएसेसिबल होते हैं, असेस नहीं कर पाते इन लोगों का। ठीक है। डार्क नेट का जो कंटेंट होता है डार्क नेट का वो यूजली एनक्रिप्टेड होता है, और इसके ऑपरेट करने के लिए, इसे असेस करने के लिए स्पेसिफिक ब्राउज़र चाहिए होता है, जिसे हम द अनियन रिंग भी बोलते हैं। ठीक है। डार्क नेट ये ओनली अ पार्ट ऑफ डीप वेब का पार्ट है। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसके अंदर वो साइट्स को भी आप असेस कर सकते हो जो पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की बैंक स्टेटमेंट है, आप उसे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन उसे आराम से उसका असेस ले सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, असेसिबल होता है, जबकि डार्क नेट होता है डेलिबरेटली हिडन होता है। ठीक है। देखो भाई, आप क्या करो, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्राउजर में कुछ भी डालते हो तो आपको एकदम से आ जाता है, वो उसे हम डीप वेब बोलते हैं। ठीक है। जो डार्क नेट होता है उसका पार्ट होता है, देखो आप देख सकते हो मेनली ये डीप वेब ये होता है, डार्क वेब ये होता है। तो सरफेस वेब तो मेनली है कि आप एकदम से क्या होता है ये एसेसिबल होता है, डीप वेब भी आप असेस कर लोगे। लेकिन जो डार्क वेब है ना, एक्चुअली में देखो डार्क वेब डीप वेब का ही पार्ट है, लेकिन ये है कि ये इनअसेसिबल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हिडन, इसको डेलिबरेटली आप हाइड करते हो। ठीक है। जबकि डीप वेब क्या होता है, इसको आप असेस कर सकते हो। तो यही इन्होंने बात बताई है। वो पार्ट ऑफ इंटरनेट जिसको आप सर्च करते हुए जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेब। जैसे गूगल में आपने अगर फेसबुक लिखा तो एकदम से फेसबुक की वेबसाइट खुल जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, सरफेस वेब। अभी जो डार्क नेट है ये जनरली कौन यूज़ करता है, जर्नलिस्ट या सिटीजन यूज़ करते हैं जो इट्स ऑपरेसिव डिजाइंस में काम करते हैं, जैसे जो इस मैटर्स में कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सेंसरशिप नहीं होती, या जो रिसर्चर्स या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे टॉपिक्स पर सर्च कर रहे हो जो सेंसिटिव टॉपिक्स हो, या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या असेस कंटेंट है। ठीक है। हाउएवर इट इज़, इनमें कुछ कंसर्न्स भी होते हैं यार, ये इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, टेक्निकल चैलेंजेस भी होते हैं टू एस्टेब्लिश डिजिटल एविडेंस इन कोर्ट्स, प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स होते हैं, और यूज़ ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, ये सब होते हैं। अभी अनियन रिंग क्या है, देखो अनियन रिंग एक ब्राउजर होता है जो मिड 1990 में डेवलप किया गया था यूएसए के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी एम्प्लॉइज़ के द्वारा, ताकि उसमें यही काम था, उनका एम यही था कि जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके ऑनलाइन। इसे हम ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकता है, अनियन क्या होता है, अनियन का मतलब क्या होता है, आपको देखो कितनी लेयर्स होती हैं, तो इसमें ही होते हैं, ब्राउजर क्या होता है, सेवरल लेयर्स क्रिएट करता है एक अनियन की तरह, जिस वजह से डेस्टिनेशन साइट तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इन अदर वर्ड्स, अनलाइक जो नॉर्मल सर्फिंग करते हैं आप, जैसे गूगल करते हो या कोई भी वेबसाइट करते हो, तो वहाँ पे क्या करता है, कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो यही होता है डीप डार्क वेब या डार्क नेट। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज स्टेप्स क्या लिए गए हुए हैं इंडिया में, सेंटर ने हर एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्ट किया
किया गया कि आपको कंट्रोल पाना है जो भी फॉरेन बेस्ड कंटेंट, जो हमारे इंडिया में जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज़ हैं जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, उन पे कंट्रोल करना है। एंड टू मेक लेजिस्लेटिव चेंजेस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर साइबर हैकर्स, और अगर कोई भी साइबर हैकर्स या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें क्या करना है, उनके लिए कोई लॉ बनाए हुए या फिर जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर सकती हैं, ताकि हम जो ये डार्क वेब ट्रांजेक्शन है उन्हें काउंटर कर सकें। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भी है जो CSIR के साथ काम कर रही है ऑन डेवलपिंग अ डार्कनेट नेटवर्क टेलीस्कोप बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। वही है भी, आप साइबर सिक्योरिटी को मॉनिटर करोगे और इंटरफेरेंस फ्रेमवर्क को। ये क्या करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ट्रैक करेंगी। इसमें क्या है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक कर पाएंगी जो इलीगल प्रोजेक्ट्स को सेल करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, एंड ऑल्सो ट्रैक टेररिज्म रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड द एक्टिविटी। केरला पुलिस ने अभी एस्टैब्लिश किया स्पेशलाइज्ड डार्कनेट लैब इन साइबरडोम। सो गाइस ये आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने डार्कनेट लैब क्रिएट किया, तो आपको पता होना चाहिए केरला पुलिस ने एस्टैब्लिश किया। इसमें जो 4 ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया एज अ डार्कनेट एनालिस्ट टू मॉनिटर दिस एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाटा लोकलाइजेशन। तो गाइस ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि बोलते जाते हैं कि डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो अभी क्या है, अप्रैल 2018 में RBI ने अनाउंस किया कि जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, मतलब कि जैसे पेटीएम हो गए या फिर गूगल पे हो गया, ये जो हमें पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं उन्हें जो भी अपना एंटायर पेमेंट डाटा है वो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना है। इन क्लैरिफिकेशन टू इट्स डायरेक्टिव इन अप्रैल 2018 ऑन स्टोरेज ऑफ payment system data, RBI announced that the payment system providers need to store entire payment data in a system only in India. डाटा लोकलाइजेशन, देखो नाम से पता लगे डाटा को आपने लोकली स्टोर करना है। तो डाटा लोकलाइजेशन पर्सनल डाटा है कि कोई कंट्री के रेजिडेंट का, हम एक आम इंसान का जो भी पर्सनल डाटा है उसे आपने प्रोसेस्ड और स्टोर करना है इनसाइड द कंट्री ओनली। ये क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि कोई भी जो आपका डाटा है उसे शेयर नहीं करना या फिर उसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं करना। मिररिंग का मतलब क्या, उसकी डुप्लीकेसी नहीं करना, कॉपी को स्टोर नहीं करना। देयर इज़ अ ग्रोइंग परसेप्शन दैट द डाटा लोकलाइजेशन विल एड कंट्रीज एजेट। इससे क्या होगा, जो डाटा लोकलाइजेशन से क्या है, कंट्रीज़ की जो अपनी सॉवरनिटी है वो मेंटेन रहेगी। डिजिटल डोमेन में हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं अपने सिटीजन्स की, एंड फेयर बेटर गवर्नेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डाटा। क्लाउड एक्ट आया था USA, इसने क्या करा था, USA अथॉरिटीज़ का जो कंट्रोल था, डाटा मोनोपोली थी, उसको डीमोनोपोलाइज किया था और कंपनीज़ को अलाउ करा था कि आप इन डाटा को शेयर कर सकते हो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। देखो फॉरेन की कुछ कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, डाटा को शेयर करने के लिए क्या करती है, फेवरेबल करती है, लेकिन हमारा इंडिया क्या कर रहा है कि डाटा को लोकलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी एक लॉ है, दैट इज़ अ जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसमें भी क्या है, यूरोपियन यूनियन अलाउ करती है कि डाटा को क्या है, क्रॉस बॉर्डर फ्रीली मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि जिस कंट्री में वो डाटा जा रहा है वहाँ पे क्या करना है, कुछ साइबर सिक्योरिटी रूल्स होने चाहिए, बट रिक्वायर्स डेस्टिनेशन कंट्री टू हैव स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी रूल। अब RBI की जो डाटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव है वो क्या, देखो RBI ने डायरेक्टिव मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इशू किए थे अप्रैल 2018 में, और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एडवाइस किया कि आपको जो भी एंटायर डाटा है रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम उसे आपने विद इन इंडिया ही स्टोर करना है विद इन 6 मंथ। ठीक है, डायरेक्टिव्स एप्लीकेबल था पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को जो ऑथराइज्ड RBI के द्वारा ऑथराइज्ड है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। दिस इंक्लूड्स मैनी कंपनीज जैसे पेमेंट गेटवे जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा हो गए, ई-वॉलेट्स हो गए जैसे पेटीएम। इसमें क्या है, एंड टू एंड जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं पेमेंट की या सेटलमेंट ट्रांजेक्शन्स की, वो सब इंक्लूड हैं। इसके अंदर कोई देयर इज़ नो बार ऑन ओवरसीज प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। हाउएवर कुछ केस में ऐसा है, डाटा को आपको डिलीट करना है उस सिस्टम से जो अगर आपने अब्रॉड भेजा है और आपको इंडिया में वापस लाना है विद इन 1 बिजनेस डे और 24 आवर्स फ्रॉम पेमेंट प्रोसेसिंग विच एवर इज अर्लियर। डाटा कैन बी शेयर विद द ओवरसीज रेगुलेटर। ओवरसीज मतलब कि दूसरे देश में डाटा को शेयर करा जाता है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो डिपेंड करता है कि नेचर एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन RBI की आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। RBI कर सकता है कुछ प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि भी ओवरसीज फॉरेन में शेयर नहीं करना है, टू अलाउ डाटा मिररिंग विच अलाउज देम टू रिटेन अ कॉपी ऑफ द डाटा ऑन देयर ओवरसीज सर्वर्स एज वेल। अब अदर मेजर्स क्या लिए गए हैं डाटा लोकलाइजेशन को लेकर, 2018 में ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था। BM श्री कृष्णा कमेटी ने, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि जो भी इंडियंस का पर्सनल डाटा है उसकी एटलीस्ट 1 कॉपी इंडिया में होनी चाहिए। इस कैटेगरी ऑफ डाटा को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पर्सनल डाटा विच मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ओनली इन इंडिया। सिमिलर क्लोज फील लेके आया था गवर्नमेंट ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी, जिसने रिकमेंड किया था कि कम्युनिटी डाटा को हमें लोकलाइजेशन करना है, दैट इज़ वो डाटा जो इंडिया के यूजर्स के द्वारा जनरेट किया जाता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, इस एक और आया था दिशा, दैट इज़ द ड्राफ्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर। इसके अंदर मिलने किया जो हेल्थ
रेगुलेटर्स को एम्पावर किया जाता है कि वो डाटा को लोकलाइज रखें, ठीक है, डाटा को शेयर ना करें। आगे बढ़ते हैं। द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 रिसेंटली क्या जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये लीगल फ्रेमवर्क नहीं है फॉर द डाटा प्रोटेक्शन। प्रेजेंटली क्या कुछ एक्ट्स हैं जो क्या करते हैं डाटा प्रोटेक्शन को कवर करते हैं, जैसे सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो क्या करता है डाटा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मिसयूज, लेकिन बट ये एप्लीकेबल है टू ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड नॉट ऑन गवर्नमेंट एजेंसी। ऑल्सो कुछ रूल्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं टू सेंसिटिव पर्सनल डाटा ओनली, मेडिकल हिस्ट्री, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एमंग अदर एक्ट जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 और कॉपीराइट एक्ट 1957 ये भी काम करते हैं आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का। 2018 में एक ड्राफ्ट वर्जन था यही प्रोटेक्शन ऑफ डाटा का, इसे प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, एक कमेटी के द्वारा जिसको हेड किया था जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। अब फीचर्स क्या हैं, देखो 3 तरह के इसमें बताए हैं पर्सनल डाटा आपके, ठीक है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या होते हैं, डाटा जो भी एक इंडिविजुअल का डाटा इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डाटा दिया जाता है उसी को हम पर्सनल डाटा बोलते हैं। 3 तरह के डाटा होते हैं। एक सेंसिटिव पर्सनल डाटा, इसमें आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ऑफिशियल आइडेंटिफायर, सेक्स लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक, जेनेटिक्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट, ट्राइब, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सब का आ गया आपका सेंसिटिव डाटा हो गया। क्रिटिकल पर्सनल डाटा में मिलने का होता है आप मिलिट्री या जो नेशनल सिक्योरिटी डाटा होता है जो गवर्नमेंट कैन डिफाइन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो भाई ये तो बहुत क्रिटिकल डाटा होता है। जनरल पर्सनल डाटा क्या होता है, अदर देन द सेंसिटिव एंड द क्रिटिकल पर्सनल डाटा। अब क्या है एप्लीकेबिलिटी, क्या है इस बिल को, इन डाटा पर्सनल डाटा को कौन प्रोसेस कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर सकती है, फॉरेन कंपनीज जो डील करती हैं विद पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। ऑब्लिगेशन क्या है, डाटा फिड्यूसरी क्या है, देखो फिड्यूसरी क्या है, वो जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एन एंटिटी और इंडिविजुअल हु कलेक्ट्स एंड डिसाइड्स दैट मीन्स एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा। देखो पर्सनल डाटा को आप प्रोसेस तभी कर सकते हो लॉफुल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक या क्लियर पर्पस है। जो भी डाटा आप प्रोसेस कर रहे हो या डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी है, अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कल को कोई जवाब दिया जाए तो आपको आंसरेबल करना है। इंप्लीमेंटिंग, आपको सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स को इंप्लीमेंट करना है, डाटा को मिसयूज़ नहीं करने देना, ठीक है, डाटा को इंक्रिप्ट करना है, जैसे आपकी व्हाट्सएप की चैट इंक्रिप्ट होती है। अगर कोई भी ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसे आपको रिड्रेस करना, कोई भी ग्रीवेंसेस हैं टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो कुछ राइट्स हैं, डाटा प्रिंसिपल मतलब क्या, मैं अगर मेरा इंडिविजुअल हूँ, मेरा डाटा अगर शेयर किया जा रहा है, ठीक है, अगर आप मेरा ये है, ये बी है, ये अपना डाटा दे रहा है, ये डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये डाटा फ्यूड्यूसर है, ये डाटा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यही इसमें बताया। कुछ राइट्स किसके हैं, डाटा प्रिंसिपल के भी हैं, इंडिविजुअल हुज डाटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड प्रोसेस, जिसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसका डाटा प्रोसेस किया जा रहा है उसके क्या राइट हैं, राइट टू ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम द फिड्यूसरी ऑन वेदर देयर पर्सनल डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट, कुछ उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर उसको पर्सनल डाटा अपना शेयर नहीं करना है, या फिर इफ़ इट इज़ नॉट लॉन्गर नेसेसरी और कंसेंट इज़ विड्रॉन। इसमें राइट है फॉरगॉटन का मतलब कि अगर यूज़र चाहता है कि उसकी पर्सनल डाटा को इरेज किया जाए या ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए तो वो भी वो कर सकता है। ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा, आप पर्सनल डाटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, बिल अलाउ करता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ओनली इफ़, अगर इंडिविजुअल ने उसको कंसेंट दे दिया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप बिना कंसेंट के भी डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, जैसे अगर वो डाटा स्टेट के द्वारा रिक्वायर्ड किया है फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द इंडिविजुअल लीगल प्रोसेसिंग्स के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट क्या है, प्लेटफॉर्म विद लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड हैविंग पोटेंशियल। देखो आपको पता है सोशल मीडिया पे इतने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन होते हैं विच प्रोवाइडिंग अ वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में का बिल सेटअप करेगा, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो क्या करेगा, जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, डाटा का मिसयूज़ ना हो उसे प्रिवेंट करेगा, एंश्योर करेगा कंप्लेंट्स विद द बिल। ट्रांसफर ऑफ डाटा आउटसाइड द इंडिया, देखो सेंसिटिव पर्सनल डाटा को आप इंडिया आउटसाइड इंडिया तभी ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर इंडिविजुअल ने कंसेंट दे दिया है एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल कंडीशन, और भी इसके अलावा जो भी कंडीशन है उसको आपको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। हाउएवर सच सेंसिटिव पर्सनल डाटा कैन शुड कंटिन्यू टू बी स्टोर्ड इन इंडिया, लेकिन उस डाटा को सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना है, अगर आपने शेयर कर भी दिया तो दूसरी कंट्री को हक नहीं है कि वो स्टोर करेगा। क्रिटिकल पर्सनल डाटा कैन ओनली भी प्रोसेस्ड इन इंडिया, वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोसेस्ड होगा, बाकी जो पर्सनल डाटा है उसको ज़्यादा लोकलाइजेशन मैंडेटरी नहीं किया है। एग्जाम्पशंस क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ एजेंसीज को एग्जाम कर सकती हैं इन प्रोविजन से, अगर कोई ऐसा प्रोविजन हो इन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, या फॉर प्रिवेंटिंग ऐसी कमीशंस ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबव मैटर्स,
हम कुछ पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है। सपोज करो इन सर्टेन पर्पसेस, जैसे अगर आपने कोई ऑफेंस को प्रिवेंट करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, पर्सनल, डोमेस्टिक या जर्नलिस्ट पर्पस में। शेयरिंग ऑफ नॉन पर्सनल डाटा विद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट को जो डाटा कलेक्टर्स हैं उन्हें क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है विद एनी नॉन पर्सनल डाटा। एनोनिमस पर्सनल डाटा वेयर इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई डाटा प्रिंसिपल फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो गाइस इसमें यही था। आगे बढ़ते हैं 3D प्रिंटिंग। अभी क्या है, रिसेंटली इसराइल ने वर्ल्ड की फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हार्ट मेड बनाया है फ्रॉम ह्यूमन सेल्स। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, देखो ये एडिटिव प्रोसेस होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें कहते हैं हर एक लेयर्स को देखा जा सकता है एज अ थिनली स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द इवेंचुअल ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। इसमें मटेरियल काफ़ी तरह के यूज़ किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, देखो कैड का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर देखना 3D डिज़ाइनिंग बनाए जाते हैं, तो वो एक रियल टाइम मतलब कि रियल लाइफ में आपको दिखता है, रियल 3 डायमेंशनल आइटम दिखता है। इससे हम क्या कर सकते हो, इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ लाइटर मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दैट आर टू डिफिकल्ट और टू एक्सपेंसिव टू बिल्ड यूजिंग ट्रेडिशनल टाइज, मोल्ड्स, मिलिंग एंड द मशीन। इट इज़ मल्टीपल एप्लीकेशन है इसकी, जैसे एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोटिव, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक तो आपको पता ही होता है। इंडिया पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने इशू किया है बायोमेट्रिक सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कैप्चरिंग द फेशियल बायोमेट्रिक डाटा ऑफ द सी फेयर। मतलब कि जैसे आप देखते हो मोबाइल में आप लोग लगाते हो, फेस अनलॉक करते हो, तो इसी तरह सी फेयर का फेशियल बायोमेट्रिक डाटा लिया गया है। इसमें क्या है, जो BSID है, दैट इज़ द बायोमेट्रिक सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है, एक स्मार्ट ID कार्ड है, इसमें मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स हैं जैसे बायोमेट्रिक चिप है, ऑप्टिकल सिक्योरिटी फीचर्स हैं जैसे माइक्रो प्रिंट्स, माइक्रोटेक्स, यूनिक जो लोग पैटर्न है। न्यू जो स्मार्ट कार्ड है वो किसके अंडर बनाया गया, कन्वेंशन नंबर 185 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने रेटिफाइड किया था इस कन्वेंशन को अक्टूबर 2015 में। ये डेवलप किसके साथ द्वारा किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मुंबई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बायोमेट्रिक क्या होता है आपको पता है, बायोमेट्रिक हमारा फिजिकल या जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, जो डिजिटली एक पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, each of these identifiers is considered unique to the individual and they may be used in the combination to ensure greater accuracy of को बायोमेट्रिक्स पे 3 मेजर कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल में मेनली आपका DNA ब्लड आता है, मॉर्फोलॉजिकल में आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे आपका शेप ऑफ हैंड, पाम, फिंगरप्रिंट्स, वेन पैटर्न, फेस, इरिस वेन, ये सब आता है। बिहेवियरल में क्या होता है आपका वॉकिंग, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स, कीबोर्ड स्ट्रक्चर, ये सब है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे RFID। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।